फास्ट। पीजीबीपी में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? बिजनेस से कनेक्टेड डायरेक्ट इनकम और बिजनेस से कनेक्टेड कौन सी इनकम थी? इनडायरेक्ट इनकम। बोथ द इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ क्या था? बोथ द इनकम आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ क्या था? पीजीबीपी। डायरेक्ट इनकम जो कस्टमर का बिजनेस होता है वो। इनडायरेक्ट इनकम यानी बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम मतलब जो डायरेक्ट कस्टमर से जैसे जनरेट नहीं होती है लेकिन इनडायरेक्टली इन कनेक्शन ऑफ क्या होती है? बिजनेस। जैसे ड्यूटी इंटाइटलमेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक, पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन। और क्या पढ़ाया था मैंने? जल्दी बोलो, और क्या पढ़ाया था? कि किसी एक्टिविटी को प्रोहिबिटेड करने के कारण अगर आपको कंसिडरेशन मिलता है तो ये सारी इनकम का टैक्सेबल होती है पीजीबीबी में। सेक्शन 29 कहता था बिजनेस से कनेक्टेड इनकम टैक्सेबल होती है, तो बिजनेस से कनेक्टेड खर्चों का क्या मिलना चाहिए आपको? डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन शर्तें 5 पूरी होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? कनेक्टेड विद बिजनेस, यानी पर्सनल खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर बिजनेस खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। अब मैंने आपको कहा था मैं यहाँ आती हूँ, पेट्रोल लगता है, पेट्रोल का डिडक्शन मिलेगा हाँ या ना? मिलेगा। कनेक्टेड विद क्या है? बिजनेस। कनेक्टेड विद क्या है? बिजनेस। पेट्रोल से कनेक्टेड खर्चों का भाई साहब क्या मिलना है बच्चों आपको? डिडक्शन मिलना है। लेकिन अगर मैं पर्सनल टूर पे जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, क्या उनके खर्चों का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कनेक्टेड विद क्या होना चाहिए? ऑन बिजनेस। मैंने क्या कहा था? आईमा के खर्चों का डिडक्शन दीपशिका को नहीं मिलेगा। दीपशिका के खर्चों का डिडक्शन किसको नहीं मिलेगा? आईमा को नहीं मिलेगा। कनेक्टेड विद बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। फिर कनेक्टेड विद ऑन बिजनेस होना चाहिए। तो तीसरी शर्त क्या थी? रेवेन्यू खर्चे होने चाहिए। बिल्डिंग का डिडक्शन मिलेगा? नहीं। बिल्डिंग के वाइट कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग में क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर हमने क्या पढ़ा? इनका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से कनेक्टेड अगर खर्चों को भूल गए हो तो इस साल उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। चौथी शर्त हमने, पांचवी शर्त क्या पढ़ी थी? लीगल खर्चे, याद है? लीगल खर्चे, पुलिस को मेरी गाड़ी का चालान हो गया था, गाड़ी के चालान में मैंने ब्राइक खिलाई तो क्या डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिजनेस से कनेक्टेड कौन से खर्चे होने चाहिए? ब्राइक वगैरह के खर्चे। बोलो, तो उनका भाई साहब क्या नहीं मिलेगा? बोलो, उनका क्या नहीं मिलना है? डिडक्शन नहीं मिलना है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? उसको लिंक ठीक। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना, अब ध्यान देना बेटा बच्चों। अब बिजनेस से कनेक्टेड सेक्शन नंबर 28 और 29 हो गया। अब सेक्शन नंबर 30 से 36 तक कौन से खर्चे गिवन है? सेक्शन नंबर 30 से 36 तक कौन से खर्चे गिवन है? स्पेसिफिक खर्चे, कुछ स्पेसिफिक खर्चों का क्या दिया गया है? क्लियर डिडक्शन दिया गया है। सेक्शन नंबर 30 से लेकर 36 तक के कौन से खर्चे दिए हैं? स्पेसिफिक खर्चे दिए जो कॉमन प्रैक्टिस में एक्सेप्टेड हो। देखो, सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है? ये पढ़ा दिया था। हाँ, एक चीज और, सेक्शन नंबर 29 कहता है बिजनेस से कनेक्टेड खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इनमें कुछ खर्चे, स्पेसिफिक खर्चे दिए गए जो लॉ में मेंशन है। वो मतलब उनको कई बार लगता है कि अकाउंट्स में उन खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि भाई साहब उन खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। तो सेक्शन नंबर 30 से लेकर 37 तक अलाउड एक्सपेंसेस है, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अलाउड है। चाहे अकाउंट्स उनको अलाउ करे, चाहे उनको अलाउ नहीं करे। सेक्शन नंबर 14 में डिसअलाउड खर्चे दिए गए, मतलब ऐसे खर्चे जो लगता है खर्चे हैं लेकिन इनकम टैक्स बोलता है मैं उन्हें खर्चे नहीं मानूंगा, मुझे उन खर्चों का डिडक्शन नहीं दूंगा। सेक्शन नंबर 48 कहता है, इनकम टैक्स कहता है, अकाउंट्स बोलता है ये खर्चा है, हमें भी लगता है ये खर्चा है, इनकम टैक्स बोलता है मैं उन खर्चों को तभी मानूंगा जब तुम लॉ में दी गई कंडीशन है फुलफिल करो। 30 से 36 में ऐसे खर्चे दिए हैं जिसे इनकम टैक्स बोलता है खर्चा है, अकाउंट बोले या ना बोले वो खर्चा है। 40 में ऐसे खर्चे दिए गए जिन्हें अकाउंट बोलता है खर्चा है, हमें भी लगता है वो खर्चा है, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है मेरे लिए वो खर्चा नहीं है। 40A में वो खर्चे दिए गए हैं जो अकाउंट्स क्या बोलता है खर्चा है, इनकम टैक्स बोलता है खर्चा मानूंगा जब कुछ कंडीशन है क्या करोगे फुलफिल करोगे। 41 में रिकवरी टैक्सेबल होती है, बाद में बताऊंगी रिकवरी क्या होती है और अदर प्रोविजन। सबसे पहले चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, सेक्शन 30। सेक्शन 30 है रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग का कोई रेंट पे करते हो, कौन सी बिल्डिंग का रेंट पे करते हो? अगर आप कोई बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, कौन सी बिल्डिंग का रेंट पे करते हो बच्चों, जल्दी बोलो। अगर आप किसी भी बिल्डिंग का रेंट पे करते हो और उस बिल्डिंग में क्या चला रहे
उस बिल्डिंग में क्या चला रहे हो? बिजनेस। उस बिल्डिंग में क्या चला रहे हो? बिजनेस चला रहे हो, तो उस रेंट रिपेयरिंग का डिडक्शन मिलेगा। उसकी रेंट का मिलेगा, रिपेयरिंग का मिलेगा, टैक्सेस का मिलेगा, वगैरह वगैरह मिलेगा। ध्यान से सुनो, क्या इस बिल्डिंग का हम लोग रेंट पे करते हैं? हमें डिडक्शन मिलना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। सपोज मेरा घर भी किराया का, मैं घर का भी किराया पे करती हूँ, क्या उसकी किराए का डिडक्शन मिलेगा? बिजनेस में ही किराए की उनका रेंट पे करते मिलेगा? मिलेगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स देते मिलेगा? मिलेगा। व्हाइट वॉश करवाया है, मिलेगा? मिलेगा। ठीक। तो अगर आप किसी भी बिल्डिंग का रेंट, रेंट टैक्स, रिपेयरिंग पे करते हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा। सब्जेक्टेड टू ये खर्चे कनेक्टेड विद क्या होनी चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। कनेक्टेड विद क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। और वो बिजनेस प्रोमाइसेस अपनी बिजनेस प्रोमाइसेस के लिए क्या होने चाहिए? यूज होने चाहिए। क्लियर है? बोलो, यूज होने चाहिए। ठीक है। और वो खर्चे रेवेन्यू खर्च होने चाहिए, वो कैपिटल खर्चे नहीं होने चाहिए। अच्छी बिल्डिंग मेरी है, इसी बिल्डिंग में मैं खुद अपनी बिल्डिंग में बिजनेस चला रही हूँ, अपने आप को रेंट देती हूँ, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये तो किसी दूसरे बंदे को क्या देना है? रेंट देना है। क्लियर है? ठीक। हाँ, लेकिन ये बिल्डिंग मेरी है, मैं अपने आप को रेंट देती हूँ, डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपने, ये बिल्डिंग मेरी है, इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाती हूँ, मिलेगा? मिलेगा। ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, मेरा मकान मालिक को तो मैं रिपेयर करवा के नहीं दूंगा। मुझे लगता है मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड ही नहीं होगा बिना रिपेयरिंग। मैंने इसकी रिपेयरिंग व्हाइट वॉश करवा, मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, बिल्डिंग बिजनेस में यूज होनी चाहिए, जो खर्चा कर रहे हैं वो रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए, और कनेक्टेड विद खर्चे किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए? कनेक्टेड विद क्या होना चाहिए? ऑन बिजनेस होना चाहिए। कनेक्टेड विद क्या होना चाहिए? ऑन बिजनेस होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? रिपेयरिंग का यूज होती है। अगर आप कोई बिल्डिंग पार्शियल, सुनो, ये बिल्डिंग है, ध्यान से सुनो, ये बिल्डिंग है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ। ठीक है। व्हाइट वॉश करवाया पूरी बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करवाया। व्हाइट वॉश का खर्चा है 50,000 रुपए। कितना मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? मिलेगा, लेकिन 25,000 मिलेगा। वो बिल्डिंग का पोर्शन मिलेगा जिस बिल्डिंग में आप अपना क्या चला रहे हो? बिजनेस चला रहे हो। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? नाउ सेक्शन 31, रेंट रिपेयरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज। प्लांट एंड मशीन, प्लांट और मशीन की रिपेयरिंग करवाओ, रिपेयरिंग करवाओ, इंश्योरेंस करवाओ, रेंट पे करो, भाई साहब उनका डिडक्शन मिलेगा। ये प्रोजेक्टर खरीदा, मिलेगा डिडक्शन? अच्छा, प्रोजेक्टर खरीदा, मिलेगा डिडक्शन? बच्चों नहीं मिलेगा। क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रोजेक्टर खरीदा, नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रोजेक्टर तो सपोज मैंने किराए पर लिया, मिलेगा? अब मिलेगा। प्रोजेक्टर खराब हो गया, सपोज प्रोजेक्टर खराब हो गया, उस दिन खराब किया था ना, तो उस दिन मैंने नहीं कर दिया, बट अगर प्रोजेक्टर के लिए किसी बंदे को बुला रिपेयरिंग के लिए, उससे 500 रुपए ले ली मेरे से, मिलेगा? मिलेगा। समझे? समझ आ रहा है? तो अगर बोला गया किसी भी प्लांट, मशीन, फर्नीचर की रिपेयरिंग करवाते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर प्लांट और मशीन खरीदते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? बिल नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट, ये प्लांट और मशीन काय के लिए यूज होना चाहिए? बिजनेस के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये प्रोजेक्टर है, ऐसे ही प्रोजेक्टर मेरे घर पे लगा है, ऐसे ही प्रोजेक्टर में बड़ी है ना, उस पे स्क्रीन पे मूवी देखती हूँ, मेरा शौक है मूवी देखना, वो प्रोजेक्टर खराब हो गया, उसकी मैंने रिपेयर करवा, मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्लियरिटी हो रही है? आया ना? समझ आ रहा है? प्रोजेक्ट की रिपेयरिंग, रिन्यूअल का आपको क्या नहीं मिलेगा? प्रोजेक्ट की रिपेयरिंग और रिन्यूअल का आपको क्या नहीं मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। सब्जेक्ट टू को कहाँ यूज होनी चाहिए? बोलो, सब्जेक्ट टू को कहाँ यूज होनी चाहिए? कहाँ यूज होनी चाहिए? कहाँ यूज होनी चाहिए? ऑन बिजनेस। खुद के बिजनेस और प्रोफेशन की क्या होनी चाहिए? खुद के बिजनेस और प्रोफेशन की क्या होनी चाहिए? यूज होनी चाहिए। क्लियरिटी हुई? तो क्लियरिटी है? चलिए आगे बढ़े। ठीक, सेक्शन नंबर 30 हो गया, सेक्शन नंबर 30 हो गया। ठीक, सेक्शन नंबर 30 हो गया। अब उसके बाद सेक्शन नंबर क्या हो गया? 31। ठीक है, सेक्शन नंबर क्या हो गया? 31। नाउ वी विल स्टार्ट। बेटा एक बात सुनो ध्यान से, रिपेयरिंग बिल्डिंग का होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयरिंग होनी
45,000 का एक प्रोजेक्टर खरीदा है, क्या इसका मिलेगा? 45,000 के हमने दो 45 के हिसाब से हमने 2 प्रोजेक्टर्स खरीदे हैं, बोलो इसका डिडक्शन मिलेगा हाँ या ना? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो गलत 90,000 तो गए ना, क्या 90,000 हमारे लिए गए? सॉरी, क्या 90,000 रुपए, क्या 90,000 45,000 का एक प्रोजेक्टर 90,000 काय के लिए? बिजनेस पर्सनल पर्पस के लिए हमने खरीदे प्रोजेक्ट, बिजनेस के लिए खरीदे, तो इसका नहीं मिलेगा। बोला गया जो खर्चे बच्चों हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खर्चे हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उस पे नॉर्मल खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर काय का डिडक्शन मिलेगा? डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। जो खर्चे आपके कौन से खर्चे होते हैं बच्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके ऊपर सेक्शन 30 और 31 का डिडक्शन ही मिलेगा। 30 क्या है? रेंट रिपेयरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। 31 क्या है? रेंट रिपेयरिंग इंश्योरेंस इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब आते हैं बच्चों हम कौन से सेक्शन की तरफ आते हैं? सेक्शन नंबर 32। अंडर सेक्शन 32 बोलता ये है कि जो खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? वो क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है बेटा? वो क्या है? एसेट है। वो क्या है? एसेट है। एसेट के ऊपर आपको सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट्स की वैल्यू में जब जब फॉल आता है तो हम उसके ऊपर डेप्ट चार्ज करते हैं। इनकम टैक्स भी कहता है कि जब आपकी एसेट्स की वैल्यू में फॉल आए, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू में क्या आएगा? फॉल आएगा, तो उनके ऊपर आपको खर्चे में आपको एसेट की कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। बशर्ते एसेट बिजनेस में यूज होनी चाहिए। एसेट मस्ट बी यूज इन बिजनेस। एसेट बिजनेस में पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी भी एक दिन भी यूज होगी तो आपको डेप्ट का क्लेम मिलेगा। अगर सिंगल डे भी यूज नहीं हुई है तो डेप्ट का क्लेम नहीं मिलेगा। आज क्या है? डेट क्या है हमारी? 18 मार्च। सपोज मैंने 18 मार्च को यहाँ के लिए प्रोजेक्टर खरीदा प्रोजेक्टर। क्या रेवेन्यू खर्चा है कि कैपिटल खर्चा है? कैपिटल खर्चा है। कल प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो गया और मैंने यूज करना शुरू कर दिया, क्लासेस में यूज करना शुरू कर दिया। बोलो डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? अरे मेरा है सपोज, बोलो मेरा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23 क्या है? 24 है। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, हाँ या ना? भाई साहब 23-24 में डेप्रिसिएशन का आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? क्लेम मिलना। सपोज 18 मार्च को मैंने खरीदा, ध्यान देना बेटा, 18 मार्च मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, मात्र 12 दिन बचे साल खत्म होने में। रियल में 12 दिन बचे ना। मैंने उसको इंस्टॉलेशन वाले को बोला भाई आजा इंस्टॉल करके जा। बोलता मैडम आऊँगा। ये आकर उसने क्या कर दिया? 2 अप्रैल लगा दी। आके उससे 2 अप्रैल लगा दी। 2 अप्रैल को भाई साहब आते हैं इंस्टॉलेशन करके जाते हैं। खरीदा मैंने कब? 18 मार्च को। यूज मैंने कब से शुरू किया? 2 अप्रैल से। बताओ क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने एसेट खरीदा है? हाँ। यूज किया है? नहीं। तो क्या डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। रीजन बिहाइंड, आपने फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक दिन यूज नहीं किया। आपको डेप्रिसिएशन का क्लेम लेना है तो पहली शर्त होनी चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दूसरी शर्त होनी चाहिए एसेट का यूज कहाँ होना चाहिए? बिजनेस में होना चाहिए। तीसरी शर्त है ड्यूरिंग द ईयर किसी भी एक दिन भी यूज होना चाहिए। किसी भी सिंगल डे उसका क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? किसी भी एक सिंगल डे उसका क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एसेट होनी चाहिए। एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस एंड पर्पस। एसेट मस्ट बी यूज इन ऑन बिजनेस।
एसेट मस्ट बी यूज इन ऑन बिजनेस। चौथी शर्त ये कि फाइनेंशियल ईयर में आपको उसको यूज करना क्या है, कंपलसरी। फाइनेंशियल ईयर में उसको यूज करना क्या है, कंपलसरी। अब एसेट टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, कि दोनों हो सकती है। एसेट टेंजिबल होगी, इंटेंजिबल होगी, कि दोनों होगी, जल्दी बोलो। एसेट दोनों हो सकती है बच्चा, टेंजिबल भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। समझ आ रहा है? एसेट टेंजिबल भी हो सकती है और एसेट और कौन सी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। क्लैरिटी है बच्चों, बोलो क्लैरिटी है। सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहला बच्चों क्या करना है, जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या करना है, एसेट को क्या करना है, कहाँ करना है, जल्दी बोलो। एसेट क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दूसरी शर्त, यूज इन बिजनेस एंड यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड कंडीशन, यूज इन ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, सिंगल डे यूज होनी चाहिए। और एसेट में क्या क्या कवर होगा, जल्दी बोलो। एसेट में क्या क्या कवर होगा, टेंजिबल, और क्या कवर होगा, जैसे सेक्शन 30 और 31 में बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का डिडक्शन मिल जाता, तो यहाँ पर उनका डेबिट मिलेगा। सेक्शन 30 और 30। अच्छा है, एक चीज और, ये बिल्डिंग हमारी है कि मकान मालिक की है, ये हमारी है कि मकान मालिक की है, ये वाली बिल्डिंग मकान मालिक की है। हम इसके ऊपर रेंट का डिडक्शन लेते हैं, हम इसके ऊपर क्या लेते हैं, रेंट का डिडक्शन लेते हैं। क्या इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, पहले एक सेकेंड, क्या इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, नहीं। क्यों, हमारी एसेट ही नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं है, नहीं मिलेगा। हाँ अब बोलो। अगर रिपेयर्स हो रिपेयर्स का मिल जाएगा, डेप के बाद भी रिपेयर मिलेगा, मतलब अगर पहले रिपेयर्स हुए तो उसका डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा, फिर ईयरली डेप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगा। अब ये फर्नीचर पे डेप मिलता होगा हमें, हाँ फर्नीचर पे डेप मिलता होगा। ये बेंच टूट रही है, अब इसको मैंने कारपेंटर को बुलाया, मैंने इसके लिए किसको बुलाया, कारपेंटर को बुलाया, और कारपेंटर से रिपेयरिंग करवाई, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक समझे? डेप्रिसिएशन का भाई साहब आपको क्या मिलना है, डिडक्शन मिल जाना है। डेप्रिसिएशन का आपको क्या मिलना है, डिडक्शन क्या होना है, मिलना है। ये 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दूसरी शर्त, एसेट्स बिजनेस में क्या होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए, खुद के बिजनेस में यूज होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, फाइनेंशियल ईयर में सिंगल एक भी दिन यूज होनी चाहिए। अगर एक भी दिन यूज नहीं तो भाई साहब डेप का हम क्या नहीं करेंगे, क्लेम नहीं ले सकते। फिर 5वीं शर्त क्या है, एसेट मस्ट बी टेंजिबल और सॉरी इंटेंजिबल। अब बच्चों एक बात सुनो, डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं अकाउंट्स में, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं, 2 कि बहुत सारे। अगर रियल में देखे जाए तो बहुत सारे, अगर जेन्युइन देखे जाए तो 2। कौन कौन सा मेथड यूज होता है, WDV मेथड, और कौन सा मेथड होता है बच्चों, WDV मेथड होता है, और बेटा कौन सा मेथड होता है, SLM मेथड होता है। ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स जो होता है WDV मेथड और SLM मेथड होता है। इनकम टैक्स केवल किसको मायने करता है, मेन WDV केवल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को SLM मेथड का फायदा देता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को SLM मेथड, इधर ध्यान देना बच्चा, इनकम टैक्स हमेशा, इधर देखो, इनकम टैक्स हमेशा WDV मेथड को फॉलो करेगा। अकाउंट्स आपके कोई भी मेथड को फॉलो करे, इनकम टैक्स हमेशा WDV मेथड को फॉलो करेगा। SLM मेथड केवल इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मतलब समझते हो, MPB वालों के लिए, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से उनके लिए SLM मेथड है। इनकम टैक्स हमेशा क्या करता है, कौन से मेथड फॉलो करता है, WDV मेथड। अब एक बात बता रही हूँ, इनकम टैक्स में जो मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगी, आज तक तुमने ना 11th में पढ़ा है, ना 12th में पढ़ा है, ना फाउंडेशन में पढ़ा है। ठीक, वो मेथड किसके लिए है, वहाँ डेप को कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो अकाउंट्स में है।
आज हम इनकम टैक्स का मेथड बिल्कुल हटकर सीखेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स कौन सा मेथड फॉलो करता है? WDV। और इनकम टैक्स में ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो होता है। कौन सा कंसेप्ट फॉलो होता है? ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो होता है। ब्लॉक कंसेप्ट क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स में कभी भी WDV मेथड फॉलो नहीं होगा। अच्छा, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगाने से एसएससी का फायदा है कि एसएससी का नुकसान? फायदा है। डेप्रिसिएशन होगा तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो कोई भी एसएससी डेप्रिसिएशन ज्यादा रेट से लगाना चाहेगा कि कम रेट से लगाना चाहेगा? सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा रेट से लगाना चाहेगा। कोई भी एसएससी डेप्रिसिएशन को बेटा बच्चों ज्यादा रेट से लगाना चाहेगा, लेकिन बोला गया, ध्यान से सुनना, ध्यान देना बच्चों, बोला गया डेप्रिसिएशन ना हम अकाउंट इनकम टैक्स कहता है ना हम कम रेट देंगे ना ज़्यादा रेट देंगे। जो रेट डिफाइन है हम उसी रेट से डेप लगाएंगे, और वो रेट हमें याद रखना जरूरी है। वो रेट हमें याद रखना जरूरी है। सबसे पहले इनकम टैक्स पर डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड है? SLM के WDV। रेट हमारे हिसाब से चलेंगे कि इनकम टैक्स के हिसाब से? इनकम टैक्स ना रेट अकाउंट्स के हिसाब से चलेंगे ना किसी और के हिसाब से चलेंगे। रेट किसके हिसाब से चलेंगे? इनकम टैक्स। बोला गया इनकम टैक्स का रेट, ध्यान देना, इनकम टैक्स का रेट अगर बोला गया, आप में कैलकुलेशन अभी करेंगे, सीखेंगे कैसे करते, अभी ध्यान से बस इतना सुनते चलो। अगर एक बात बताओ, जिस घर में मैं रहती हूँ उसके ऊपर डेप लगेगा? जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर के ऊपर डेप लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? उस घर के ऊपर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है। बोला गया अगर आप अपना बिजनेस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में चलाते हो तो डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स है 5%। अब अभी मैं अपने आप की बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में डेप नहीं लगेगा, और दूसरी चीज बोल रही हूँ कि मैं अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बिजनेस चलाती हूँ तो उसके ऊपर 5% लगेगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रह रहे हो तो डेप का क्लेम नहीं कर सकते। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर बिजनेस चला रहे हो तो आप क्या कर पाओगे? डेप्रिसिएशन में क्लेम कर पाओगे। और अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो तो डेप कितना लगेगा? 10%। अच्छा, पहले तो होता इस बिल्डिंग पर मुझे डेप का क्लेम मिलता होगा? क्यों मिलेगा यार? इस बिल्डिंग में मेरे को डेप का क्लेम मिलता होगा? नहीं, क्योंकि किराए पर है, किराए पर है। बाई चांस ये बिल्डिंग मेरी है, अब डेप का क्लेम मिलेगा मेरे? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस वाली डेप के कितना डेप का क्लेम मिलेगा? 5 की 10? 10। ये वाली बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग है। अब कैसे डिफाइन करूं कमर्शियल क्या है कि रेसिडेंशियल क्या है? डेफिनेशन का तरीका देखना। अगर बोला गया पूरी बिल्डिंग का 2/3 पोर्शन में बिजनेस चल रहे हैं तो वो बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग हो जाती है? कमर्शियल। अगर पूरी बिल्डिंग में 2/3 या उससे ज्यादा का पोर्शन में घर चल रहे हैं और आपका एक जो फ्लैट है उसमें आप अपना क्या चला रहे हो? बिजनेस, तो फिर वो भाई साहब कौन सी बिल्डिंग है? रेसिडेंशियल। अच्छा, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है ना? फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑफिस है, ठीक। थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर हमारा है, थर्ड फ्लोर छत है, ठीक है। थर्ड फ्लोर क्या है? छत है, यानी पूरा कमर्शियल ही तो है। पूरा क्या है? कमर्शियल है। सपोज मेरे एक बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें मेरा एक फ्लैट है। उस फ्लैट में मैं प्रैक्टिसिंग सीए चलाती हूँ, मतलब प्रैक्टिस करती हूँ, और बाकी लोग क्या करते हैं? वहाँ पर रहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है, ऐसा पॉसिबल है। तो फिर वो कौन सी बिल्डिंग बन गई? कमर्शियल। कमर्शियल बिल्डिंग पे कितना क्लेम मिलेगा? 10। रेसिडेंशियल पे 5। रेसिडेंशियल पे 5। समझ आ रहा है बच्चों? अगर आपका टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर है तो आपका मिलेगा 40%। अब ये टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर है, लकड़ी के मकान में आप बिजनेस कर सकते हो क्या? बेटा लकड़ी के प्रोड्यूसर के लिए कौन सी इनकम है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन की PGBP। प्रोड्यूसर जानते हो ना, जो मूवीज के लिए क्या करता है? फंड रेज करता है। पूरा बिजनेस उसी का ही तो होता है। डायरेक्टर का होता है क्या बिजनेस? ना डायरेक्टर का होता है ना एक्टर्स का होता है। बिजनेस किसका होता है? प्रोड्यूसर का। तो सेट कौन बनवाता है? प्रोड्यूसर। क्या वो सेट बंगले जो तुम्हें दिखते हैं क्या वो रियल बंगले होते हैं?
नहीं, वो थर्माकोल या वुडन स्ट्रक्चर वाले बंगले होते हैं। अगर ऐसा कोई बिजनेस है, मतलब अगर आपकी बिल्डिंग वुडन स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है तो कितना लगेगा? 40%। आजकल तो वो भी कम हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। बस एक ग्रीन पर्दा लगा दो आपको, ये जैसे ये ग्रीन पर्दा, क्या मेरे पीछे ये है, क्या मेरे पीछे ये है क्या, इस तरीके से पूरे वो सेट बनते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है। तो बेटा बोला गया वुडन स्ट्रक्चर पे आपका कितना लगेगा, जल्दी बोलो, वुडन स्ट्रक्चर पे कितना लगेगा? 40%। फर्नीचर्स और फिटिंग पे कितना लगेगा? 10%। फर्नीचर्स और फिटिंग पे कितना लगेगा? 10%। समझे? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कितना डेप लगना है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कितना डेप लगना है? 5%। कमर्शियल बिल्डिंग पे 10%। टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे 40%। फर्नीचर फिटिंग पे 10%। अब सुनो ध्यान से, क्या मुझे मेरी मोटर कार के ऊपर डेप मिलता होगा? नहीं मिलता। आप बताओ ना, अगर और मगर क्या, आप बताओ। रोज देख रहे हो प्रैक्टिकली, मैं कहीं क्या घूम, एमपी नगर आती हूँ, घूमने जाती हूँ क्या, एमपी नगर के रोड देखने का मेरे को इतने अच्छे लग रहे हैं रोड एमपी नगर के। हाँ बोलो, पहले बताओ मुझे, कार के ऊपर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता होगा? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है। जर्नल मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन 15% है, ध्यान देना। जर्नल मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 15% है। लेकिन अगर आप मोटर कार हायरिंग के बिजनेस में यूज कर रहे हो, मोटर कार कहाँ यूज कर रहे हो? ट्रैवलिंग के बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो फिर मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन 30%। मतलब ट्रैवलिंग एजेंट वालों के लिए मोटर कारों के ऊपर डेप कितना लगता है? 30। और हमारी मोटर कार पे कितना मिलता है? 15। समझे? इतनी बात क्लियर है? लेकिन अगर आपने मोटर कार, ध्यान से सुनना, एक्चुअली क्या था, 1920 में मोटर कार को मोदी जी ने बहुत सपोर्ट किया। मोटर कार इंडस्ट्री को मोदी जी ने बहुत सपोर्ट किया था कि बस ग्रो हो, कैसे भी करके मोटर कारों का क्या हो ना, मतलब बिजनेस बढ़े। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपने 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 20, याद रख लेना, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपकी ने अगर कोई मोटर कार खरीदी है तो 15% का एडिशन मिल जाएगा। यानी कितना मिलेगा? 30%। जैसे मेरी कार 2017 मॉडल की है, 2017 की कार है, मुझे कितना मिलता होगा? 15%। बाई चांस अगर यही मेरी मोटर कार मैंने 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच खरीदी, बाई चांस यही मोटर कार चलो मैंने 27 अगस्त 2019 को खरीदी होती, 27 अगस्त 2019 को खरीदी होती, तो बताओ आज तक मुझे उसके ऊपर कितना डेट का क्लेम मिलता? 30%। और अगर ट्रैवलिंग वाली मोटर कार 27 अगस्त 2019 को खरीदी होती तो कितना मिलता? 45। 15% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, क्योंकि उस टाइम पे था, गवर्नमेंट की पॉलिसियां थी बहुत सारी। तो इसका क्लैरिटी है? बोलो, क्लैरिटी है? तो हाँ, मोटर कार जो नॉर्मल यूज हो गया हाईवे के लिए वो 45 है। नॉर्मल मोटर कार पर 15, ट्रैवलिंग वाली पर 30। 23 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच की खरीदी होगी तो 15% एक्स्ट्रा। तो मतलब 15 प्लस 15 30, और 30 और वहाँ कितना था? 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45। क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। ट्रैवलिंग वालों ने अगर 27 अगस्त 2019 को खरीदी होती तो कितना मिलता? 45। उस साल 45 मिलता कि आज तक 45 मिलता? आज तक 45 मिलता। आया बच्चा समझ में? समझ आया? ठीक। चलो, जनरल ट्रैवलिंग वालों को कितना मिलता होगा? 30। मुझे कितना मिलता है? मुझे कितना मिलता है? 15। श्योर हो ना? ठीक, ठीक है। एरोप्लेन्स पे कितना मिलता है? 40। एरोप्लेन पे कितना मिलता है? 40। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्टेज कंट्रोल इक्विपमेंट, फैक्ट्रियों में लगते हैं ना, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगते हैं, उनके ऊपर भी भाई साहब कितना मिलेगा? बोलो कितना मिलेगा? 40। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पे कितना मिलेगा? 40। मतलब ये क्या होते हैं लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट? लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट क्या होते हैं? जान बचाने के लिए। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट क्या होते हैं? जान बचाने वाले। किनको मिलता है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का डिडक्शन?
फैक्ट्रीज में भी होते हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? मास्क, पीपीसी किट और वो सब। अरे यार बच्चों, स्कूबा डाइविंग वाले यूज करते हैं। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स क्यों? डॉक्टर बिजनेस नहीं चलाता? डॉक्टर बिजनेस नहीं चलाता? पहले तो बताओ, डॉक्टर बिजनेस चलाता है हाँ या ना? नहीं चलाता डॉक्टर। पर्सनल क्लिनिक होगा तो बिल्कुल बकायदा चलाएगा बेटा, चलाएगा ना। ठीक, तो भैया जी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वालों को भी मिलेगा हाँ या ना? कितना मिलेगा? लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वालों को कितना मिलेगा? 40%। कितना मिलेगा? 40%। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चा? अब चलो सुनो ध्यान से, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वालों को कितना मिलेगा भैया जी? 40% का डिडक्शन मिलेगा। बुक्स पर कितना मिलेगा? जल्दी बताओ, बुक्स पे कितना मिलेगा? बुक्स पे कितना मिलेगा? बुक्स पे भी मिलेगा भाई साहब, कितना मिलता है? 40%। कंप्यूटर पे कितना मिलेगा? कंप्यूटर पे कितना मिलेगा? 40%। कंप्यूटर पे कितना मिलेगा? 40। अच्छा, तुम लोगों को बुक्स पे कितना मिलता होगा? तुम लोगों को बुक्स पे कितना मिलता होगा? जितना कबाड़ी दिक्कत। बोलो ना, तुम लोगों को बुक्स पे कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। आप क्या नहीं कर रहे हो? बिजनेस ही कर रहे हो। मेरे को बुक्स के ऊपर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मेरे को बुक्स के ऊपर। कितना मिलेगा मेरे को बुक्स के ऊपर? 40%। मेरे को कंप्यूटर के ऊपर कितना मिलेगा? 40%। वेरी गुड बच्चा, कंप्यूटर के ऊपर मेरे को कितना मिलेगा? 40%। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो, इतनी बात क्लियर हो रही है? कंप्यूटर पे मेरे को कितना मिलेगा? 40%। अब सुनो ध्यान से, बुक्स पे मिलेगा है ना, और किस पे मिलेगा? कंप्यूटर। जर्नल प्लांट और मशीन पे कितना मिलता है? 15%। जर्नली प्लांट एंड मशीन पे कितना मिलता है? ये कौन सा फंड है? जर्नल प्लांट और मशीन पे 15 मिलता है। जो इन सब में नहीं आता वो सब जानते जो इन सब में नहीं आता वो सब कुछ क्या है? जर्नल है। ध्यान से सुनना बेटा, अभी तक मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ाई, अभी तक मैंने कितनी सारी चीजें पढ़ाई, इतनी सारी चीजें पढ़ाई ना, तो जो चीजें इन सब में नहीं आती हैं वो किस में जाएंगी? जर्नल में जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्टर किस में आता होगा? हैं। जर्नल में आता है हाँ, कि कंप्यूटर में आता होगा? जनरल में, जनरल में। श्योर हो? हाँ, प्रोजेक्टर, हाँ। प्रोजेक्टर कंप्यूटर का पार्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोजेक्टर कंप्यूटर में आता है। ठीक है, तो किसके कंप्यूटर पे कितना मिलता होगा? 40। एसी पे 15 किस में आता है? जर्नल। टू व्हीलर जनरल। जर्नल यानी किस में? 15। ये वाली डेस्क, ये वाली जिसमें बैठे हो तुम लोग, 10%। फर्नीचर फिटिंग 10%। 10%। ट्यूबलाइट्स 15%। ट्यूबलाइट 10%। 10%। ट्यूबलाइट फर्नीचर फिटिंग्स में आता है 10%। लैपटॉप 40%। 40। कैमरा 40%। कैमरा 40। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द है तो फिर इसमें ही आएगा। मतलब कैमरा लैपटॉप का अगर इंटीग्रल पार्ट है, ठीक, मतलब उसके पर्पस से यूज होना है ना। हाँ, मतलब ये वाला। हाँ, और वो अपना कौन सा बोलते हैं उसको? DSLR। DSLR 15%। 15%। ठीक है, DSLR वगैरह कैमरे किस पे आएंगे? 15। आई इतनी बात समझ में? सिंपल सी बात। रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कितनी होगी? रेसिडेंशियल बिल्डिंग कितना होगा? 5%। कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग 10%। फर्नीचर 10%। मोटर कार खरीदी 19-20 में 30%। मोटर कार खरीदी ट्रैवलिंग पर्पस से 19-20 में 45%। जनरल मोटर कार 15। ट्रैवलिंग वाली मोटर कार 30%। ठीक, ट्रैवलिंग वाली। कंप्यूटर्स 40। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40। वाटर सेविंग इक्विपमेंट 40। ठीक, एरोप्लेन 40। बुक्स 40। तुम्हारी बुक्स 0. Why? Because not used in business, not used in business and
प्रोफेशन में यूज नहीं हो रही है, और इसके अलावा जो भी मशीन है वही सब उनके ऊपर कितना होगा 15। एक चीज और बेटा बच्चों ध्यान से सुनना, वो चीज इंटेंजिबल एसेट्स पर कितना यूज होगा, इंटेंजिबल एसेट्स पे कितना होगा बच्चा, इधर ध्यान देना, इंटेंजिबल एसेट्स पर कितना होगा। इंटेंजिबल एसेट्स पे बोला गया, इंटेंजिबल एसेट्स पे बोला गया वो होगा हमारा 25%। इंटेंजिबल एसेट्स पे कितना होगा, बोलो इंटेंजिबल एसेट्स पे कितना होगा 25%। हाँ, डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल एसेट्स पे बच्चों कितना मिलेगा 25%। क्या इतनी बात क्लैरिटी हुई, हाँ या ना। इंटेंजिबल एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन का क्लेम करोगे, बोलो कितना क्लेम करोगे 25%। आया बच्चा समझ में, समझ आया हाँ या ना, पक्का। इंटेंजिबल एसेट्स पे भाई साहब डेप्रिसिएशन का क्लेम करोगे 25%। अब सुनो ध्यान से बेटा बच्चों, अब इधर ध्यान देना कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका देखना मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट क्या आएगा डेप्रिसिएशन। भाई साहब डेप्रिसिएशन को किस तरीके से आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, लिखो फॉर्मेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर्मेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए भाई, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चाहिए। कौन सी चाहिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चाहिए। इसमें ऐड करोगे एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करोगे एडिशन ड्यूरिंग द क्या आएगा ईयर, ऐड करोगे, लेस करोगे सेल ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स प्रोसीड्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर माइनस करोगे, ये आएगी बेटा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, नहीं ये आएगी बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फॉर क्लेमिंग डेट, ठीक, फॉर क्लेमिंग डेट। और इसके ऊपर क्या लगाओगे डेप्रिसिएशन इन विच सेक्शन, अंडर सेक्शन क्या आ जाएगा 32। लिखो इसको तो फिर मैं समझा दूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो, बोलो ना कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो, ब्लॉक कंसेप्ट, ब्लॉक कंसेप्ट। अब ब्लॉक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है पहले कर देते हैं। जैसे मेरे ब्लॉक में एक है कंप्यूटर, मेरे ब्लॉक में क्या है कंप्यूटर। बेटा एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास कितने कंप्यूटर हैं, मेरे पास कितने कंप्यूटर है, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास एक कंप्यूटर होगा, नहीं, मेरे पास 7 कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर हैं 7, लैपटॉप और कंप्यूटर्स मिला, सातों कंप्यूटर का बेटा एक ब्लॉक बनेगा। 7 कंप्यूटर का मेरा कितने ब्लॉक बनेंगे, एक। सातों कंप्यूटर का बच्चों मेरे कितने ब्लॉक बनेंगे, एक। इनकी बात क्लियर हो रही, 7 कंप्यूटर्स के बच्चों एक ही ब्लॉक बनेगा। उनकी मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, उनकी मेरे पास कौन सी डब्ल्यूडीवी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 8 लाख। कितनी डब्ल्यूडीवी है 8 लाख। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब सुनो ध्यान से सुनो, 7 कंप्यूटर में मैंने अभी 2 कंप्यूटर और खरीदे थे, 7 कंप्यूटर में मैंने अभी बच्चों कितने कंप्यूटर और खरीदे थे, बोलो कितने कंप्यूटर और खरीदे थे, 2 कंप्यूटर मैंने क्या खरीदे और खरीदे। क्लैरिटी हाँ या ना, हाँ या ना। 2 कंप्यूटर ऐड खरीदे तो इसमें ऐड कर दूंगी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। क्या करूंगी ऐड, बोलो ना क्या ऐड करूंगी, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर को मैं 3 लाख रुपए के मैंने 2 कंप्यूटर और खरीदे ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब 3 लाख रुपए के 2 कंप्यूटर जैसे ही आपने ऐड किए तो बेटा ये कितना आ जाएगा कहानी, 8 और 3 कितना हो जाता है, 8 और 3 कितना हो जाता है 11 लाख। इतनी बात समझ आ रही है,
यहाँ आ जाएगा 11 लाख। अब मुझे लगता है मेरा एक कंप्यूटर खराब हो चुका है। एक कंप्यूटर क्या हो चुका है, मैंने उसको सेल कर दिया। उस कंप्यूटर की ध्यान देना, उस कंप्यूटर की WDV थी 40,000। WDV कितनी थी? 40। मैंने 15,000 में सेल कर दिया। यहाँ पे माइनस क्या करूं, WDV कितनी थी उस कंप्यूटर की? अरे ये सपोज लैपटॉप है, इसकी WDV 40,000 है, मैंने उसको सेल कितने में कर दिया? 15 में। तो इसमें से माइनस कितना करूं? 15,000 की 40,000, 15,000 की 40,000। यहाँ मैं वर्ड बार बार एक ही चीज यूज करूंगी, कौन सा? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड का मतलब क्या होता है? कितने का है? जितने में सेल हुआ। अकाउंट्स में क्या करते थे? अकाउंट्स में क्या करते थे? 40,000 की चीज अगर 15,000 में सेल करते थे तो अकाउंट्स में क्या होता था? बाय बैंक और बाय लॉस। कितना हटा देते थे? बाय बैंक 15 और बाय लॉस 25 हटा देते थे ना, 40 ही हटाते थे ना। इनकम टैक्स बोलता है मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। इनकम टैक्स सिर्फ एक ही चीज बोलता है। कौन सी चीज बोलता है इनकम टैक्स? कितने में बेचा। इनकम टैक्स बोलता है भाई साहब कितने में बिका, वो हटा दो सीधा सीधा, समझा? इनकम टैक्स क्या बोलता है? कितने में बिका भाई साहब, सिर्फ वही चीज हटा दो। सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV में ऐड क्या करोगे? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या आ जाएगा? सेल्स प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर। सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर कितना माइनस करोगे? 40,000 की चीज 15 में माइनस सेल की तो कितना माइनस करोगे? 15,000। क्या इतनी बात समझ आई बच्चों? हाँ या ना? बोलो, इतनी बात समझ आई? सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दोगे? बोलो, सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर क्या करोगे? माइनस। ठीक है, कितने की? सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 15। ठीक है, क्लियरिटी हुई? अब बैलेंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 11 लाख में से 15,000 गए, कितना वैसे 11 लाख में से? 10,85,000। 10 लाख कितना आएगा भाई? 10,85,000 का क्या आ जाएगा? 10,85,000। अब बच्चों इधर बात बताओ, सुनो। अब 10 लाख समझ आ रही है? सबसे पहले ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV में ऐड क्या करोगे? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या करोगे? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स ड्यूरिंग द क्या करोगे? ईयर। क्या करोगे? सेल ड्यूरिंग द ईयर लेस करोगे। सेल ड्यूरिंग द ईयर लेस करोगे। फिर क्या आएगा? सेल ड्यूरिंग द ईयर लेस करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? बैलेंस। फिर बैलेंस पर क्या आएगा? फाइनेंशियल ईयर। अब डेप्रिसिएशन कितना? कंप्यूटर पे भगवान जाने, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कंप्यूटर पे कितना डेप लगता है। वेरी गुड। कंप्यूटर पे कितना डेप लगता है भाई साहब? 40%। करो कंप्यूटर के डेप का 40%। 4,34,000 आया समझ? ये हुआ बेटा बच्चों, ये हुआ आपका डेप्रिसिएशन। अब ये कौन सी WDV आएगी? ये कौन सी WDV आएगी? क्लोजिंग WDV। बोलो, ये कौन सी WDV होगी? क्लोजिंग WDV। समझे? ये हो जाएगी बच्चों हमारी कौन सी WDV हो जाएगी? क्लोजिंग WDV। ठीक, नोट डाउन करो फटाफट से। कितना है? 6 लाख। क्या है? श्योर हो ना? पक्का? मेरा क्लोजिंग WDV कितना है? 6 लाख बेटा। क्या है? 51,000। आया? समझ आया? सबसे पहले क्या करोगे? जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या करोगे? ओपनिंग WDV ऐड क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर क्या आएगा? बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर। फिर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? ठीक। फिर क्या आ जाएगा बच्चों मेरा? क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात। ठीक। क्या कभी ऐसा कभी अकाउंट्स में पढ़ा हमने? नहीं। अकाउंट्स में क्या पढ़ते थे? जितने की WDV उतनी हटा देते थे, लेकिन वो यहाँ वो नहीं हटाओगे। आप सुनना ध्यान से। यहाँ मेरे पास कितनी बेंचेस हैं? सपोज ये 20 बेंचेस हैं। ओपनिंग WDV फॉर 20 बेंचेस। ठीक। अभी 3 बेंचेस और आ रही हैं, तो क्या करूँ उसमें? ऐड ड्यूरिंग द ईयर करूँ। अब 2 बेंचेस खराब हो गई हैं, वो मैंने 10 रुपए में बेच दी। भगवान, उसकी WDV तो 8-10 हजार थी, लेकिन मैंने बेच दी 10 रुपए में, तो क्या करोगे? लेस क्या करोगे? सेल प्रोसीड ड्यूरिंग द ईयर कितना करोगे? 10 रुपए। तो ये आएगा बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर फॉर क्लेमिंग
डेप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। आया बच्चा समझ में? ठीक, अब एक बात सुनो, मैंने इधर ध्यान से सुनना, मेरे क्लासरूम में 2 कंप्यूटर थे और 20 बेंचेस थे। 20 बेंचेस प्लस 2 कंप्यूटर कितने हो गए? 22 एसेट का एक ही ब्लॉक बनाऊंगी कि 2 ब्लॉक बनाऊंगी? 2। हमने ब्लॉक पढ़े ना, ये कहानी किसके हिसाब से चलेगी? ब्लॉक। बेंचेस कौन से ब्लॉक में आएगी? फर्नीचर के ब्लॉक में। कंप्यूटर कौन से ब्लॉक में आएंगे? कंप्यूटर। साथ में लाइब्रेरी में बुक्स रखी है, वो कौन से ब्लॉक में आएगी? बुक्स। वो कौन से ब्लॉक में आएगी? बुक्स। इतनी बात क्लियर हो रही है? बट बेटा बच्चों एक ध्यान बात ये रखना, एसेट का यूज ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 4 कंप्यूटर हैं। आज मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा तो प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर के ब्लॉक में ही आएगा, लेकिन उस प्रोजेक्टर का मैंने इस साल यूज ही नहीं किया क्योंकि इंस्टॉलेशन करने वाला ही नहीं आया कब? अगले साल। बताओ क्या वो प्रोजेक्टर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कंप्यूटर के ब्लॉक में ऐड होना चाहिए? होगा? किसी भी ब्लॉक में भाई साहब क्या नहीं होगा? ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यूज नहीं किया। करें एक क्वेश्चन करें, चलो सुनो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं कंप्यूटर। भगवान जाने कंप्यूटर कौन से ब्लॉक में आता है? कौन से ब्लॉक में आता है कंप्यूटर? अरे रेट है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास और क्या है? मेरे पास और क्या है? फर्नीचर है। ठीक है, आया बच्चा समझ? ठीक, मेरे पास और क्या है बच्चों? फर्नीचर है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास क्या है? ओपनिंग WDV है। यहाँ पे पास मेरे पास क्या है? ओपनिंग WDV है। ठीक है, अब जो ओपनिंग WDV है कंप्यूटर की है 8 लाख, बुक्स की है 1 लाख, फर्नीचर की है, फर्नीचर की कितनी है? 5 लाख। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब हमने किया एडिशन, एडोन एडिशन किया। कंप्यूटर मैंने 2 कंप्यूटर और खरीद लिए, 2 कंप्यूटर मैंने क्या कर लिए? और खरीद लिए। सुनना ध्यान से, बुक्स भी मैंने 40,000 की खरीदी और फर्नीचर भी मैंने 1.5 लाख का खरीदा। समझा? फर्नीचर भी मैंने कितने का खरीदा? 1.5 लाख का खरीदा। इधर देखना, यहाँ मैंने भाई साहब पुट टू यूज किया। कंप्यूटर का पुट टू यूज कब से किया? कंप्यूटर का पुट टू यूज किया 1 जुलाई 2023 से पुट टू यूज किया। बुक्स का पुट टू यूज मैंने 2 अप्रैल 2024 से किया। ठीक है, भगवान जाने समझ ही नहीं आ रही कहानी क्या बोल रही हूँ मैं। फिर मैंने 1 मई 2023 को मैंने पुट टू यूज किसका किया? फर्नीचर का किया। इसी बीच मैंने एक चीज सेल कर दिया। मालूम मैंने ये सेल कब किया? एज ऑन 29 मार्च 2024। यानी अच्छा एक बात बताओ, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23-24। मैंने जो चीज सेल की कब की बेटा? सेल 29 मार्च को की। यानी मात्र 364 दिन यूज, 366 दिन है ना अभी तो, 364 दिन यूज करके मैंने सेल कर दिया। अब एक बात बताओ, इधर देखना, सेल ड्यूरिंग द ईयर माइनस करोगे, आपकी ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई? कम। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? ब्लॉक की वैल्यू कम हो गई तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? कम। जबकि मैंने 364 दिन मैंने वो एसेट क्या की है? यूज की है। लगना चाहिए कि नहीं? अकाउंट्स में तो लगता है। अकाउंट्स अगर आप 4 दिन भी एसेट यूज करते हो तो डेप लगता है। इनकम टैक्स बोलता है सेल ड्यूरिंग द ईयर हो जाए ना जिस साल, उस साल आपका ब्लॉक कम हो जाएगा, उस साल उसके ऊपर डेप नहीं लगेगा। इट मींस इनकम टैक्स क्या कहता है? एक बार बताओ, ये मैंने मशीन जब भी खरीदी होगी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, इसके ऊपर कितना डेप लगा? अरे यार 1085 में 3 लाख इंक्लूड है और 1085 में 15,000 इंक्लूड है नहीं। और ये इनकम टैक्स क्या कहता है? जिस साल आप एसेट खरीदो उस साल उसके ऊपर पूरा डेप लगाओ।
और जो साल आप एसेट सेल करो उसके ऊपर डेप मत लगाओ। ये मैंने आपको सैलरी में भी पढ़ाया है। परचेसिंग ईयर फुल्ली कंसिडर, सेलिंग ईयर फुल्ली इग्नोर, पढ़ाया है ना मैंने। ठीक, जिस ईयर में डेट के ऊपर कोई मायने मत रखो कि भाई आपने ये एसेट जुलाई में खरीदी है इसलिए 9 महीने का डेट, ये एसेट 2 अप्रैल को खरीदी है भगवान जाने, ये एसेट 1 मई को खरीदी कितने महीने का डेट, 11 महीने का डेट। परचेसिंग ईयर फुल्ली कंसिडर बट सब्जेक्टेड टू एसेट उस साल यूज होनी चाहिए, उस साल एसेट क्या होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए। और सेलिंग ईयर कभी भी सेल करो, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में सेल किया तुमने तो क्या लगेगा, उस फाइनेंशियल ईयर में एसेट सेल किया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 1.5 लाख रुपए में मैंने कंप्यूटर बेच दिया, 1.5 लाख में मैंने कंप्यूटर बेच दिया, मैंने बुक्स भी बेच दी कुछ रद्दी के भाव में, 10,000 में बेच दी, मैंने फर्नीचर भी बेच दिया 1,75,000 में। क्या तुम डेप लगाओगे कि मैं लगाऊं, कैलकुलेट करोगे तुम लोग? 2 मिनट दो ऑनलाइन करना है, बैठना नहीं है। इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, ओपनिंग WDV करोगे। ओपनिंग WDV कितना है, ओपनिंग WDV 8 लाख। ओपनिंग WDV कितना है, 8 लाख। और यहाँ कितना है, 1 लाख। एक नहीं है 10 है वो, 8 लाख। और ये क्या है बच्चों, 10 लाख। और ये कितना है, 5 लाख। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो उसके बाद क्या आता है बच्चों, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना, 2 लाख। आगे बोलो, गलत। हमने क्या कहा, इधर देखो, हमने क्या कहा, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कब जाएगा, जब आपने एसेट ड्यूरिंग द ईयर खरीदा और ड्यूरिंग द ईयर किसी भी एक दिन पुट टू यूज किया हो। मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23-24। क्या 23-24 में मैंने एसेट खरीदा तो क्या पुट टू यूज किया है, नहीं। क्या क्लेम मिलेगा डेप का, नहीं। तो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर क्या जाएगा, कुछ नहीं। किसने ये सही किया है। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीद के सेम फाइनेंशियल ईयर में क्या करो, यूज करो। क्या सेम फाइनेंशियल ईयर में यूज किया है आपने, नहीं। इधर आएगा एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, बिल्कुल आएगा। कितना, 1.5 लाख। ठीक है, सम ऑफ करो, जल्दी करो। 1.5 लाख। हाँ 1.5, अच्छा सम ऑफ करो। कितना है ये, 10 लाख। 10 लाख। और ये कितना है, 10 लाख। 10 लाख। और ये कितना है, 6.5 लाख। हाँ। वो 1.5 लाख है बेटा, 15 लाख नहीं। क्या है, 6.5 लाख। आया समझ। फिर क्या आएगा, सेल ड्यूरिंग द ईयर आएगा, सेल ड्यूरिंग द ईयर आएगा, पर कम हो जाएगा तो फिर डेप ही नहीं लगेगा। ना लगे, सेल वाले ईयर में डेप नहीं लगता। अच्छा बाई चांस अगर इसको 1 अप्रैल 24 को सेल किया होता तो आता, नहीं। फिर वो कब आता, अगले साल। सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1.5 लाख। सेल ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 1.5 लाख। और यहाँ कितना है, 10,000। ओके, यहाँ कितना है, 1 लाख। क्या आएगा, 75,000। क्लियर है। बोलो कितना होगा, 10 में 1.5 लाख गए, 8,50,000। हाँ यहाँ पे 10 में 10,000 गए, 9,90,000। और 6.5 लाख में 4,75,000। 4 लाख। समझा, समझ आ रहा है ना। ये आएगा ओपनिंग में, ये करोगे एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन में क्या कर दोगे, सेल ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दोगे, माइनस। समझे। हाँ अब लगा दो भाई साहब, क्या लगाओगे, जल्दी बताओ अब क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। ठीक, बोलो बोलो यहाँ पे डेप। और एक चीज़ और, रुको रुको रुको, यहाँ पे जब ब्लॉक बनाओगे ना, डेप्रिसिएशन का रेट ऊपर ही लिख दोगे। कितना है, 40%। बुक्स के ऊपर कितना है, 40। बुक्स के ऊपर कितना है, 40। फर्नीचर के ऊपर कितना है,
फर्नीचर के ऊपर कितना है 10%, ठीक है, आ रहा है ना समझ। फर्नीचर के ऊपर है 10, 8 पे लगाओ, जल्दी बताओ डेप्रिसिएशन। 8.5 लाख का 40% कितना होता है? 3,40,000। आगे बोलो। 9,90,000 का 40, 3,96,000। आगे बोलो। 47,500। क्या इतनी बात समझ आई? तो भाई साहब ये हमारा क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो, ये हमारा क्या कहलाएगा? नहीं, मुझे क्लोजिंग WDV नहीं निकाला, मुझे मेन डेप निकालना है। मैंने डेप्रिसिएशन निकाल के रख दिया। डेप्रिसिएशन फॉर विच फाइनेंशियल ईयर? फॉर FY 23-24। क्लियर हुई कहानी? डेप्रिसिएशन फॉर FY 23-24। समझ आया? बोलो समझ आया? तो हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन लगाने के कंसेप्ट। सबसे पहले आता है ओपनिंग WDV। ऐड क्या करते हो, जल्दी बोलो। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। माइनस क्या करते हो, सेल ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने एसेट सेल की तो उस साल डेप नहीं लगेगा, और सेल प्रोसीड में WDV माइनस करोगे कि प्रोसीडिंग माइनस करोगे, जो वैल्यू मिलेगी। और अगर आपने एसेट एक भी दिन यूज की तो बच्चों क्या लगेगा, बोलो क्या लगेगा, डेप। अब कल पढ़ेंगे इसमें कि अगर जनरली अगर इधर देखो, सबसे पहले जब आप एसेट खरीदते हो कितने ईयर का डेप लगा था बेटा? ये जुलाई में खरीदी थी, कितने ईयर का डेप लगा? पूरे साल का। ये 2 अप्रैल को खरीदी, कितने साल का डेप लगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इस साल हमने यूज ही नहीं की। ये हमने मई में खरीदी, कितने साल का डेप लगा? पूरे साल का। जबकि अकाउंट्स में कितने साल का लगता था? 11 महीने। यहाँ कितने महीने का लगता था? 9 महीने। इनकम टैक्स बोलता है नहीं, खरीदने वाले ईयर में क्या लगाओ, पूरा डेट लगाओ। सेलिंग वाले ईयर में क्या लगाओ, पूरा इग्नोर कर दो। कल हम पढ़ेंगे खरीदने वाले ईयर में कुछ शर्तें पूरी होने पर आधा डेट लगेगा। खरीदने वाले ईयर में कुछ शर्तें पूरी होने पर आधा डेट मिलेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई ना? ठीक।